हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय सेकेंड। उसमें 3 पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट रहने वाला है। इसमें हम करेंगे क्रियाकलाप थर्ड। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। इसे छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन क्या है, संतुलित आहार क्या होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जो संतुलित आहार हैं, ये पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं, पहले आहार के बारे में हम जान लेते हैं। जो हम पूरे दिन में क्या करते हैं, खाते हैं, उसी को हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। क्या है, हमें कोई भी पोषक तत्व इतना नहीं कि हमें कितनी भी पोषक तत्व की आवश्यकता है, हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। हमें क्या, संतुलित आहार खाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश और जल भी होना चाहिए। जो क्या है, हमारे शरीर से जल और क्या, रुद्रांश होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना ही हमें लेना चाहिए। तो उसी को क्या हम बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। आहार किसे बोलते हैं, जो हम पूरे दिन में खाते हैं उसी को आहार बोलते हैं। तो अब हम संतुलित आहार के बारे में समझ गए हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। आगे क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन में जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें हुई, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित किण्वित भोजन, दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थपेला अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो सब्जियां होती हैं उनके क्या होते हैं, सब्जियां फलों की त्वचा में कई प्रकार के विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों में बार बार धोने से क्या है, हमारा विटामिन कुछ खनिज अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। तो क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा
की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। क्या है, अगर ज़्यादा हम वसा खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, हमारा शरीर भारी हो जाता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा वसा नहीं खाना चाहिए। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है और लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार पोषक तत्वों का वितरण सामान्य। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आगे क्या दिया है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार हैं। तो विटामिन एक, क्षीणता या दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी बेरी विटामिन B1 बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, रिकेटस, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम का, अस्थियां और दस्त क्षय, कमजोर अस्थियां दस्त क्षय। आयोडीन, घेंगा या गाइटर, गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोहा की आरक्तता क्या है, कमजोरी, उससे क्या होती है, कमजोरी। तो यहाँ पे हमारा अध्याय सेकंड समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय थर्ड के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।